कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं। ये दुनिया की सबसे सिक्योर और खतरनाक जेल मानी जाती है। इस जेल में हजारों कैदी बंद हैं, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं सका, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। इस जेल में ऐसे भी कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई, लेकिन उन्हें इस जेल से भागने का ख्याल तक नहीं आया, क्योंकि अगर कोई कैदी यहां से भागने की कोशिश करे तो उसकी सजा सीधी मौत है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। एंडी अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज उसे उसकी वाइफ और उसकी लवर के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना देता है, लेकिन एंडी कहता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किए हैं। पर एंडी के पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। इसी वजह से कोर्ट का जज एंडी को उम्र कैद की सजा सुनाकर उसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल द शॉशैंक रिडेम्पशन भेज देता है। एंडी के साथ और भी कई कैदियों को इस जेल में लाया जाता है। जब इन नए कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है तो जेल के अंदर पहले से मौजूद बाकी कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात इन नए आए हुए कैदियों में से कौन सबसे पहले रोएगा। इसके लिए ये लोग एक एक पैकेट सिगरेट की शर्त लगाते हैं। सब बाहर लाइन में खड़े नए कैदियों को देखते हैं और उनमें से एक एक कैदी पर दांव लगा लेते हैं। तभी रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दांव 100 रुपए लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत मासूम है, बहुत अमीर घर का है, जिसने कभी असली तकलीफ नहीं देखी। इसीलिए रेड को लगता है कि एंडी ही आज रात सबसे पहले रोएगा। इसके बाद सब नए कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। पुराने कैदी नए कैदियों पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि उनमें से कोई डर जाए और रोने लगे, और ऐसा ही होता है। नए कैदियों में से एक आदमी जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाकर कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तभी वहां गार्ड आते हैं और उसे रोने से मना करते हैं, लेकिन जब वो आदमी रोना बंद नहीं करता तो गार्ड उसे सेल से बाहर निकालते हैं और उसे इतना बुरी तरह पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार जाता है, क्योंकि एंडी ने पूरी रात एक आवाज तक नहीं निकाली। रेड समझ जाता है कि एंडी अंदर से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इतना डराने धमकाने के बाद भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अगले दिन रेड अपने दोस्त को एक डिब्बा सिगरेट दे देता है, क्योंकि वो एंडी पर लगाया हुआ दांव हार चुका था। तभी हम एंडी को देखते हैं जो अकेले चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रूक्स से होती है। ब्रूक्स को इस जेल में लगभग 50 साल पूरे होने वाले होते हैं। एंडी बहुत समझदारी से ब्रूक्स से इस जेल के छोटे बड़े सारे रूल्स और हर एक कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है और सीधा रेड के पास पहुंच जाता है। वो रेड से कहता है, मैंने सुना है कि तुम बाहर से किसी भी चीज को जेल के अंदर मंगवा सकते हो। रेड कहता है, हाँ मैं मंगवा सकता हूँ, लेकिन ऐसी चीज नहीं जो किसी को मारने या यहां से भागने के काम आए। एंडी रेड से कहता है, मुझे एक हथौड़ा, हैमर चाहिए। हथौड़े का नाम सुनते ही रेड थोड़ा शक में पड़ जाता है और कहता है, तुम्हें हथौड़ा ही क्यों चाहिए? कहीं तुम किसी को हथौड़े से मारने का तो नहीं सोच रहे? एंडी कहता है, नहीं, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूं, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। यह सुनकर रेड कहता है, अभी तो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। रेड कुछ कैदियों की तरफ इशारा करके एंडी को चेतावनी देता है कि इन लोगों की गंदी नजर तुम पर है, इनसे बचकर रहना। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ा मंगवा देता है। जब रेड उस हथौड़े को देखता है तो हंसने लगता है, क्योंकि हथौड़ा साइज में बहुत छोटा होता है। रेड मन ही मन सोचता है कि अगर एंडी इस छोटे से हथौड़े से जेल में सुरंग टनल बनाएगा तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रेड ब्रूक्स के जरिए हथौड़ा एंडी के सेल तक भिजवा देता है। इस तरह से दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तो वही 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नजर होती है उसे पकड़ लेते हैं। एंडी उनसे खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन 3 लोगों को वो अकेला कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए वो तीनों पहले एंडी को बहुत मारते हैं और फिर उसके साथ गलत काम करते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये लोग बार बार एंडी को पकड़ते, उसे मारते और उसके साथ ज्यादती करते रहते हैं। इसी तरह से 2 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जेल में अनाउंसमेंट होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। छत के काम के लिए कैदियों की एक टीम तैयार होती है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल होते हैं। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। छत पर इनकी देख रेख की जिम्मेदारी एक बहुत सख्त सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है, जिसका नाम हेडली होता है।
हेडली बहुत सख्त इंसान है जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को बहुत बुरी तरह पीट देता है। जब सब कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तभी हेडली थोड़ा परेशान होकर अपने साथियों से कहता है, मेरे भाई की हाल ही में मौत हुई है, उसके अकाउंट में $30,000 पड़े हैं। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए इन पैसों पर मेरा हक बनता है। लेकिन परेशानी ये है कि जैसे ही मैं ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, सरकार टैक्स के नाम पर इनमें से ज्यादातर पैसे ले लेगी। हेडली जब अपने साथियों से ये बातें कर रहा था तब एंडी भी उसकी सारी बातें सुन लेता है। एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर होता है। उसे पता था कि इन पैसों को सरकार को टैक्स दिए बिना किस तरह से बचाया जा सकता है। इसके बाद एंडी बिना सोचे सीधे हेडली के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम अपनी वाइफ पर भरोसा करते हो? ये सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को कॉलर से पकड़कर छत के किनारे ले आता है और उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है, लेकिन उसे नीचे धकेलने से पहले एंडी जल्दी से कहता है, अगर तुम अपनी वाइफ पर भरोसा करते हो कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी तो तुम अपने भाई के सारे पैसे आसानी से अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी बिना टैक्स दिए। एंडी उसे बताता है कि सरकार का एक रूल है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरी जिंदगी में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और उन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता। एंडी ये भी कहता है कि अगर तुम बाहर से किसी वकील को रखोगे तो वो तुमसे बहुत ज्यादा पैसे लेगा, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम फ्री में कर सकता हूँ। तभी हेडली पूछता है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हारा काम हो जाए बस मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी कैदी छत पर बैठकर आराम से बियर पी रहे होते हैं। एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है, यानी एंडी ने हेडली का काम कर दिया था। लेकिन एंडी खुद बियर नहीं पीता। वो एक कोने में बैठकर अपने दोस्तों को बियर पीते हुए देखता है और अंदर से खुश होता है। एंडी के साथी भी उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि जेल के अंदर बियर पीना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एंडी की वजह से उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। फिर समय ऐसे ही बीतता है और एंडी और रेड की दोस्ती गहरी होती जाती है। कुछ दिन बाद जेल के अंदर सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। सब लोग बैठकर रीटा हैवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। तभी एंडी रेड के पास आकर कहता है, मुझे रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से पोस्टर इसलिए मांगता है क्योंकि पूरी जेल में केवल रेड ही था जो बाहर से कोई भी चीज अंदर मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वहां वही 3 लोग खड़े होते हैं जो हमेशा एंडी के साथ गलत करते थे। वो एंडी से कहते हैं, चलो हमारे साथ। लेकिन इस बार एंडी साफ साफ मना कर देता है। एंडी के मना करते ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इस बार वो लोग एंडी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है और जिसने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस आता है तो वहां वही अफसर खड़ा होता है जिसका टैक्स एंडी ने $30,000 पर बचाया था। किसी ने उस अफसर को बता दिया था कि उसी आदमी ने एंडी को इतना मारा है कि वो बेचारा 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अब वो अफसर उस आदमी को इतना बुरी तरह पीटता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। 1 महीने बाद जब एंडी हॉस्पिटल से वापस अपने सेल में आता है तो उसे अपने कमरे में रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है जो असल में रेड की तरफ से एक वेलकम गिफ्ट होता है। इस तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी कराता है। सेल की चेकिंग के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तभी उसकी नजर सामने लगे बड़े पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं सेल में पोस्टर की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम इसे यहां लगा सकते हो। असल में तलाशी लेना तो सिर्फ एक बहाना होता है। उस अफसर ने वार्डन को बता दिया था कि कैसे एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया, इसलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे वार्डन उसके हाथ से लेकर चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस लौट कर आता है और बाइबल एंडी को लौटाते हुए कहता है, मुक्ति सेल्वेशन इसी के अंदर है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम जैसे होशियार आदमी को जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देना ठीक नहीं है। लाइब्रेरी में वही बूढ़ा आदमी ब्रूक्स होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा होता है। तभी वो अफसर जिसका टैक्स एंडी ने बचाया था एक दूसरे अफसर को एंडी के पास लेकर आता है। असल में उस अफसर को इनकम टैक्स रिटर्न का मसला होता है जिसे कुछ ही मिनटों में एंडी भर देता है। धीरे धीरे पूरे जेल में एंडी की बहुत चर्चा होने लगती है।
जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम और ज्यादा बढ़ता जाता है। इसी वजह से एंडी को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रूक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और उसे बिना वजह मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी थी, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके थे। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई थी और वो लगभग भूल चुका था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। ये जेल की दुनिया ही अब उसकी असली दुनिया बन चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो किसी का खून कर देगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे यहीं रोका जाएगा। एंडी के समझाने पर ब्रूक्स उस कैदी को छोड़ देता है जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा हुआ था। अब नहीं चाहते हुए भी ब्रूक्स जब जेल से बाहर निकलता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी होती है। जहां पहले सड़क पर कभी कभार एक कार दिखती थी, अब सड़कों पर कारों की भीड़ लगी रहती है। कुछ दिन बाद वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका मन बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है और वो फिर से उसी जेल में वापस जाना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी सोचता है कि कोई ऐसा क्राइम करे जिससे उसे फिर से उसी जेल में भेज दिया जाए। वो अपने दोस्तों के नाम एक चिट्ठी लिखता है, जिसे पढ़कर जेल में बैठे बाकी सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से जेल दिखाई जाती है, जहां पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को जेल के बाहर ले जाकर काम करवाया जाता है, ताकि उन्हें यह समझ आए कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। कैदी भी इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी जेल से बाहर की थोड़ी हवा खाने का मौका मिल रहा होता है। लेकिन इसी बहाने वार्डन इन कैदियों से काम लेकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। वो तो फ्री में उनसे काम करवाता है और ऊपर से सारा पैसा खुद रखता है। इस तरह वार्डन कैदियों से मुफ्त में काम करवाकर काला पैसा, ब्लैक मनी कमाने लगता है। लेकिन एंडी, जो कि एक होशियार बैंकर है, वो वार्डन के सारे काले पैसे को सफेद, व्हाइट बना देता है। एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर घुमाता है जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ, यानी कागजों पर बना फर्जी इंसान। अब जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम है टॉमी। टॉमी बहुत यंग होता है और इतनी कम उम्र में वो कई जेलें काट चुका होता है। टॉमी का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, इसलिए उसकी जल्दी ही जेल के कई कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर टॉमी सबको बताता है, मैं पिछले कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कई तरह की जेलों में जा चुका हूँ और इस बार भी मैं चोरी के केस में इस जेल में आया हूँ। टॉमी की बातें सुनकर एंडी उसे समझदारी से कहता है, अगर तुम चोरी करते हो और हर बार पकड़े जाते हो तो इसका मतलब ये काम तुम पर सूट ही नहीं करता, तुम्हें चोरी छोड़ देनी चाहिए। टॉमी को एंडी की बात बिल्कुल सही लगती है। इसके बाद टॉमी रेड से एंडी के बारे में पूछने लगता है। टॉमी रेड से कहता है, एंडी बहुत इंटेलिजेंट और डिसेंट इंसान है, उसे जेल क्यों हुई? रेड उसे बताता है, एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का कत्ल किया, इसलिए उसे उम्र भर की सजा हुई। ये सुनकर टॉमी गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। कुछ देर बाद वो एंडी को बुलाता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड दोनों बैठे होते हैं। टॉमी दोनों को बताता है, 4 साल पहले मैं एक और जेल में था, वहां मेरी मुलाकात एक कैदी से हुई। उसने मुझे बताया कि एक रात वो चोरी करने किसी घर में घुसा। चोरी करते वक्त घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने उस आदमी को और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि लवर थे, और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की वाइफ थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो पता चला कि पुलिस ने उन 2 मर्डर की जांच की और शक किया कि इन दोनों को उस बैंकर ने मारा है। इसलिए पुलिस ने उस बैंकर को गिरफ्तार कर लिया, अपनी वाइफ और उसके प्रेमी के कत्ल के इल्जाम में। यहाँ हमें समझ आता है कि जिस केस में एंडी जेल में है वो असल में उस चोर का अपराध था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एंडी वही इंसान था जो उसके काले पैसे को सफेद करता था और उसके सारे गुप्त राज जानता था। अगर एंडी यहाँ से चला जाता तो वार्डन न तो ज्यादा काला पैसा कमा पाता और न ही उसकी ब्लैक मनी के राज छुपे रहते। इसीलिए वो एंडी से कहता है, ये सब एक झूठी कहानी है, ऐसी कहानियां तो मैं रोज सुनता हूँ। एंडी वार्डन से वादा करता है, अगर मैं आजाद भी हो गया तो भी मैं तुम्हारा राज किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन वार्डन एंडी की एक भी बात नहीं मानता। ये देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है। मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, उसका काला पैसा बचाया, फिर भी आज बिना किसी गुनाह के ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा।
एंडी गुस्से में वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तभी वार्डन एंडी को सजा देता है, उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी सॉलिटरी में डाल देता है। इसके बाद वो सीधे टॉमी के पास जाता है। वार्डन टॉमी से पूछता है, जो बातें तुमने एंडी को बताई हैं, क्या वो सब सच हैं? टॉमी कहता है, हाँ, ये सब बिल्कुल सच है। फिर वो पूछता है, अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो क्या तुम वहां ये गवाही दे सकते हो? टॉमी कहता है, हाँ, 100% सच है, मैं इसके लिए तैयार हूं। ये सुनते ही वार्डन ऊपर खड़े गार्ड को इशारा करता है और वो गार्ड टॉमी पर गोली चला देता है। टॉमी की वहीं हत्या कर दी जाती है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया। एंडी मन ही मन सोचता है, वार्डन बहुत घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से साफ कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। तब वार्डन कहता है, मेरा काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं इस जेल को तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते जाते वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, इसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। जेल के अंदर एक दिन एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है, हाँ, लेकिन तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ देगा। एंडी कहता है, मैं यहां से निकलकर मैक्सिको जाऊंगा। मैक्सिको में समुद्र के किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहते हैं वहां इंसान अपने आप को खो देता है। मैं वहां एक रेस्तरां खोलूंगा, समुद्र के किनारे एक नाव रखूंगा, उसे रिपेयर करूंगा और वहां मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वो रेड की तरफ इशारा कर रहा होता है। रेड ये सुनकर कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल भी बना देती है। तुम्हें हकीकत की दुनिया में ही रहना होगा, मैक्सिको यहां से बहुत दूर है। ये कहकर रेड वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है, वादा करो अगर तुम कभी यहां से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे? रेड कहता है, हाँ, जरूर करूंगा। तब एंडी उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है, जब भी तुम यहां से छूट जाओ तो इस जगह जाना, एक बड़ा मैदान है, बीच में एक खूबसूरत पेड़ है, वहां जमीन में पत्थरों के बीच उसके नीचे एक बॉक्स है, वहां जाकर उस बॉक्स को निकालना और देखना उसके अंदर क्या है। ये कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के ऑफिस में जाता है। वहां वो वार्डन का सारा फाइनेंशियल काम पूरा करता है और सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रख देता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है और कहता है, मेरे कपड़े प्रेस कर देना और मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं एंडी खुदकुशी न कर ले। इस तरह रात बीत जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सब कैदियों के सेल के दरवाजे खुलते हैं और सब कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। ये पिछले 20 साल में पहली बार हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं निकला। अब हम वार्डन को देखते हैं। वो अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो अंदर उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। वार्डन तेजी से एंडी के सेल की तरफ भागता है। वो देखता है कि एंडी वहां नहीं है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, जाओ रेड को बुलाकर लाओ, क्योंकि वो हमेशा एंडी के साथ रहता था। रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है, ये एंडी कहाँ है? रेड कहता है, मुझे क्या पता। ये सुनकर वार्डन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, क्या वो कोई भूत था जो रातों रात गायब हो गया? गुस्से में वार्डन फर्श पर पड़ा पत्थर उठाता है और गार्ड्स और रेड पर फेंकने लगता है। इसी गुस्से में वो पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर पर भी फेंकता है, लेकिन पत्थर पोस्टर से टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार चला जाता है। वार्डन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एंडी ने वहां एक बड़ी सुरंग टनल बना रखी है। इसके बाद सारे गार्ड उस जगह पर जाते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वही हथौड़ा रॉक हैमर मिलता है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाया था। यही वही हथौड़ा था जिससे एंडी पिछले 20 सालों से धीरे धीरे अपने सेल की दीवार में सुरंग बनाता रहा। एंडी ने यह सब इतनी बारीकी से किया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी उसे वो अपनी जेब में भरकर जेल के ग्राउंड में आराम से गिरा देता था। जिस दिन एंडी ने वार्डन के लिए आखिरी बार काम किया था उस दिन उसने वार्डन के काले पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स चालाकी से अपने पास रख लिए थे।
और जो बाइबल उसके पास थी उसे वो वार्डन की आंखों के सामने तिजोरी के अंदर रख देता है। वार्डन ने जो कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वो कपड़े पहनता है और ऊपर से अपने पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। जो जूते वार्डन ने उससे चमकवाने के लिए दिए थे, एंडी वही जूते पहन लेता है। रात को जब सारी लाइटें बंद होती हैं, एंडी अपने सेल की सुरंग से धीरे धीरे बाहर निकलता है। फिर वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पतले गंदे पाइप में रेंगता हुआ लगभग 2 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करता है और आखिरकार उस जेल से बाहर निकल जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां वार्डन का सारा काला पैसा जमा था। ये सारे पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर थे जो असल जिंदगी में मौजूद ही नहीं था। ये नकली पहचान खुद एंडी ने बनाई थी, क्योंकि अकाउंट के सारे साइन, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म सब एंडी ने ही तैयार किए थे। इसलिए वो आसानी से उस नाम के मालिक बनकर सारा पैसा निकाल लेता है। एंडी बिना किसी दिक्कत के वार्डन के सारे अकाउंट से $3,70,000 निकाल लेता है। इसीलिए एंडी वार्डन के काले पैसों के सारे सबूत मीडिया को भेज देता है। अगली सुबह ये खबर अखबारों में छप जाती है। जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो अंदर उसे अपने डॉक्यूमेंट्स की जगह बाइबल मिलती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है, तुमने सही कहा था, मुक्ति, सैल्वेशन इसी के अंदर है। जब वार्डन पेज पलटता है तो उसे दिखता है कि अंदर के पन्नों को हथौड़े की शेप में काटा गया है। दूसरी तरफ वार्डन के काले पैसों की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। जेल के बाहर रिपोर्टर और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने आ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अंदर पहुंचे, वार्डन अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ समय बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ हो जाती है। उसे सरकार की तरफ से एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में रेड का मन बिल्कुल नहीं लगता। वो भी कभी कभी अपनी जान देने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था। वो उस जगह की तरफ रवाना हो जाता है जिसका पता एंडी ने उसे जेल में दिया था। वो उस बड़े घास वाले मैदान में पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और पास में पत्थरों की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर बाकी पत्थरों से अलग दिखाई देता है। रेड जब उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक छोटा बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक चिट्ठी होती है। ये चिट्ठी एंडी की होती है। उसमें लिखा होता है कि एंडी रेड का इंतजार उसी जगह पर कर रहा है जिसके बारे में उसने जेल में रेड को बताया था, समुद्र के किनारे मैक्सिको के उस खूबसूरत शहर में। एंडी ने अपने खत में लिखा था, उम्मीद एक अच्छी चीज होती है। इसके बाद रेड उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वो देखता है और यहीं पर फिल्म आशा, आजादी और दोस्ती की खूबसूरत फील के साथ खत्म हो जाती है।